ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी शुरुआती जिंदगी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी। मतलब उसके साथ सभी चीजें अनएक्सपेक्टेड हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। असल में जिस आदमी ने उसे पाला वो उसे एक निंजा बनाना चाहता था। अब वो लड़का गवीमारू निंजा तो बना, लेकिन वो एक ऐसा निंजा बना जिसकी बॉडी पूरी तरीके से इमोर्टल थी। उसकी बॉडी को ना ही चोट लग सकती थी और ना ही उसे कोई मार सकता था। और हम धीरे धीरे उसकी पूरी स्टोरी जानेंगे, तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। अब कहानी को बिल्कुल शुरू से जानते हैं। गवीमारू के बचपन में ही वो जिस क्लैन का था, उस क्लैन के ओनर ने उसके पेरेंट्स को खत्म कर दिया था और ये सब उसके सामने हो रहा था। लेकिन तब वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था। फिर इसके बाद उस क्लैन का ओनर गवीमारू को बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवाता है और इस ट्रेनिंग के बाद वो अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो जो ओनर था वो बस यही चाहता था कि गवीमारू एक ऐसा निंजा बन पाए जो कि उसके कहने पर किसी को भी खत्म कर दे। और देखते ही देखते वक्त बहुत ही जल्दी आगे बढ़ता जाता है और गवीमारू एक ऐसा पावरफुल निंजा बन चुका था। क्लैन का ओनर उससे बहुत ही ज्यादा खुश था, यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी की शादी भी उसके साथ करा दी थी। असल में वो ऐसा इसलिए कर रहा था जिससे कि वो गवीमारू को कंट्रोल कर सके। उसकी जो बेटी थी वो बहुत ही ज्यादा सीधी थी, इसी वजह से वो गवीमारू को भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मगर वो बहुत अच्छी थी और धीरे धीरे गवीमारू भी उसे लाइक करने लगता है। मगर गवीमारू अब अपना निंजा वाला काम और किसी को भी मारना ये सब पसंद नहीं कर रहा था, इसी वजह से वो ये काम छोड़ना चाहता था। लेकिन क्लैन का लीडर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो खुद की बेटी को चोट पहुंचाता है जिससे कि गवीमारू उसकी बात माने, और होता भी ऐसा ही है और गवीमारू उसकी बात मान लेता है। लेकिन वो फिर से कहता है कि वो ये सब काम ज्यादा टाइम तक नहीं कर सकता। क्लैन का लीडर को सोचता है और कहता है कि ठीक है, तुम एक आखिरी मिशन पर जाओ, उसके बाद हम तुम्हें आजाद कर दें। गवीमारू मान जाता है, लेकिन इस आखिरी मिशन में वो क्लैन का लीडर खुद गवीमारू को फंसा देता है, जिस वजह से धोखाधड़ी के केस में अब उसे पकड़ लिया गया था और उसे खत्म कर दिया जाना था। साफ साफ कहें तो क्लैन के लीडर का मतलब निकल चुका था, इस वजह से वो गवीमारू को एग्जीक्यूट करवाना चाहता था। हम देखते हैं कि यहाँ पर जिस विलेज के लीडर के सामने ये सब हो रहा था वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो वो बंदा अपनी तलवार उठाकर गवीमारू पर मार रहा था वो मारते मारते थक जाता है, पर गवीमारू की स्किन पर बिल्कुल भी चोट नहीं लग रही थी। और ज्यादा कोशिश करने के बाद अब अचानक से उस आदमी की वो तलवार भी टूट जाती है। यहाँ पर गवीमारू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो मन में सोच रहा था कि काश मैं अभी मर जाता, क्योंकि मैंने सच में बहुत गलत काम किए हैं। उसने अब तक जितने लोगों को मारा था उनकी कोई गलती नहीं थी, पर न जाने अब उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। अब यहाँ पर वो लीडर कुछ और सोच रहा था, इसलिए अभी वो गवीमारू को वहाँ से तहखाने में चैन से बांधकर बंद कर देता है। कुछ देर के बाद एक लेडी वहाँ पर आती है और गवीमारू से कुछ सवाल पूछती है। वो यहाँ पर अभी उससे कह रहा था कि मैं खुद मरना चाहता हूँ, पर न जाने मैं जिंदा क्यों हूँ। इस पर वो कहती है कि अभी तक तुमने जो ट्रेनिंग की है ये सब उसी का नतीजा है। तुम्हारी स्किन किसी भी तलवार से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अब वो लड़की पूछती है कि तुम किस तरह के अटैक का इस्तेमाल करते हो, जिस पर गवीमारू कहता है कि वो नॉर्मल अटैक नहीं करता। नॉर्मल से इसका मतलब था कि जो बाकी निंजा को सिखाया जाता है वो अटैक का यूज नहीं करता, उसकी ट्रेनिंग अलग है। वो लड़की पूछने लगती है कि क्या उसे निंजा टेक्निक्स आती हैं, जिस पर गवीमारू कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब लड़की कहती है कि उसे वो टेक्निक देखनी है, पर इसके लिए वो साफ साफ मना कर देता है। अब अगला दिन होता है और हम देखते हैं कि अब जो लीडर था वह इस वक्त गवीमारू को आग से जलाना ही सही समझता है। वो उसे बांध देता है और उसके आसपास आग जला देते हैं। गवीमारू की पूरी बॉडी के पास आग लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें खुले हुए अभी भी उस लीडर को देख ही रही थी, जिस वजह से वो लीडर डर रहा था और उसे समझ नहीं आता कि आखिर गवीमारू को क्यों कुछ नहीं हो रहा। इसलिए वो फिर से उसे चैनों से बांध देता है और किसी दूसरे आइडिया में सोचने लगता है। गवीमारू अब जब यहाँ पर बंधा हुआ था तो उसके पास वही लड़की आकर बैठ जाती है और वहाँ पर गवीमारू कहता है कि वो तो बस मरना चाहता है, लेकिन इस पर वो कहती है कि उसे इससे कोई लेना देना नहीं है। उसे बस यहाँ पर गवीमारू से थोड़ी जानकारी निकलवानी है और इसी वजह से वो उससे थोड़ी पूछताछ कर रही है। यहाँ पर वो कहती है कि उसे उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा जानना है, जिस पर गवीमारू कहता है कि उसकी लाइफ बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, इसी वजह से वो उसके बारे में जानने में कोई मजा नहीं आएगा। लेकिन वो लड़की कहती है कि वो ये काम मजे के लिए नहीं कर रही, उसे बस इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब इसके लिए गवीमारू मान जाता है। वो बताता है कि उसने अपने पेरेंट्स को अभी तक नहीं देखा है। वो कहता है कि उसके विलेज के क्लैन के हेड ने उसके पेरेंट्स को खत्म कर दिया और फिर उसी ने उसे पाला। अब गवीमारू कहता है कि उसने भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो भाग नहीं पाया। उसके जो अपने दोस्त थे उन्होंने ही उसे पकड़ लिया। यहाँ पर वो लड़की पूछने लगती है कि आखिर तुम उस विलेज से भागना क्यों चाहते थे। गवीमारू यहाँ पर उससे कुछ कहता है, लेकिन वो हमें बताया नहीं जाता।
अब अगले दिन का सीन आता है और हम देखते हैं कि अब उस क्लैन के लीडर ने एक नया आइडिया सोच लिया था। वो दो बड़े बड़े बैल को बुलाता है और उनसे गवीमारू के पैर बांधकर एक बैल को राइट साइड और एक को लेफ्ट साइड की तरफ भागने को कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पैरों को भी अभी तक कुछ नहीं हुआ था। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शौक में रह जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर वो लड़की आती है और वो गवीमारू से कहती है कि ये तो बहुत अजीब बात है। गवीमारू को लगता है कि शायद वो लड़की उसकी इमोर्टल बॉडी से रिलेटेड कोई बात कर रही है, लेकिन वो लड़की बताती है कि वो ये कह रही है कि गवीमारू ने उसे खुद बताया था कि वो मरना चाहता है, लेकिन यहाँ पर तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। साथ ही वो ये भी कहती है कि अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो तुम कभी भी अपने क्लैन से भागने की कोशिश नहीं करते। अब इस पर गवीमारू क्या ही कहता, उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। उसका फेस पूरी तरीके से बदल चुका था। वो कहता है कि तुम्हें सच में मेरे बारे में बिल्कुल डिटेल में जानना है। और उसके बाद वो उसे बताता है कि असल में जिस विलेज के हेड ने उसके पेरेंट्स को खत्म किया था, उन्होंने उसकी शादी अपनी बेटी से करा दी। और फिर गवीमारू उनकी बेटी से मिला जो कि बिल्कुल अलग। उसने ऐसा सोचा ही नहीं था, मगर उसके साथ रहते रहते वो इमोशन होता जा रहा था और कमजोर पड़ता जा रहा था। उसने सोचा था कि वो उसे छोड़ देगा, लेकिन विलेज के हेड उसे आखिरी मिशन पर भेजते हैं। यहाँ पर उसके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाते हुए उसे पकड़ लिया जाता है और फिर वो कहता है कि बाकी तो अब सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। मैं यहाँ पर फिलहाल बंधा हुआ हूँ उन्हीं एलिगेशंस की वजह से। अब वो ये सब लिखती है और वहाँ से चली जाती है। रात का टाइम आता है और हम देखते हैं कि इस वक्त वो लेडी किसी आदमी से बात कर रही थी। वो उसे बताती है कि गवीमारू पर ज्यादा लोग अटैक करें तो शायद उसे मारा जा सकता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया है। उन्होंने बहुत ही पावरफुल 20 लोगों को जमा किया और उन सबको उन्होंने गवीमारू के कमरे में बंद कर दिया, लेकिन फिर भी आखिर में वही गवीमारू ने उन सभी को खत्म कर दिया। ये सुनकर अब वो लड़की भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ठीक है, अब कल वही ये काम खुद करेगी। दूसरी तरफ हम गवीमारू को देखते हैं, वो मन में सोच रहा था कि आखिर वो क्यों नहीं मर पा रहा, जबकि वो भी यही चाहता है। तो अब वो फैसला करता है कि अब कुछ भी हो जाए वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा और खुद को चोट पहुंचाने देगा। अगले दिन उसे गर्म तेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उस चीज से भी उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देखकर वो खुद भी बहुत ज्यादा शॉक था कि आखिर वो किस तरह का इंसान बन चुका है। लेकिन फिर बाद में उसे एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ सामने वो लड़की थी और कुछ और निंजा लोग भी वहाँ पर बैठे हुए थे। यहाँ पर अब हमें उस लड़की के बारे में थोड़ी सी चीजें जानने को मिलती हैं। उसका नाम है सागिनी और वो यमाडा क्लैन से है। असल में ये क्लैन तलवारबाजी के लिए माहिर है, जहाँ के लोगों को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि उनकी तलवार किसी भी चीज को बिल्कुल ब्रेड की तरह काट सकती है। अब यहाँ पर वो खुद गवीमारू को खत्म करने वाली थी। वो उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन गवीमारू को अचानक से लगता है कि उसकी गर्दन कट चुकी है। इसी वजह से वो तुरंत ही वहाँ से हट जाता है। ये फीलिंग आज तक गवीमारू को कभी नहीं आई थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्यों बच रहा है। लेकिन फिर खुद सागिरी कहने लगती है कि वो जानती है कि गवीमारू मरना नहीं चाहता। असल में वो सिर्फ बाहरी मन से चाहता है, उसका अंदर का मन यही चाहता है कि वो अपनी वाइफ को पसंद करता है। और भले ही वो उससे भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी यही चाहता है कि वो ये सब कुछ छोड़कर उसके साथ रहे। गवीमारू को अंदर ही अंदर पता था कि ये बात सच है। अब अचानक से वो लड़की अटैक करना रोककर गवीमारू को एक पेपर दिखाती और कहती है कि शायद तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा, पर किसी को हेल्प चाहिए और हेल्प के तौर पर वो सभी लोगों को, जिन जिन लोगों को वो चुन रहा है, उन्हें एक जगह पर भेजा जा रहा है। उस जगह का नाम है पैराडाइज ऑफ अर्थ। वो कहती है कि अगर वो उसका काम कर देंगे तो वो उसे आजाद करवा देगी। फिर गवीमारू चाहे जैसे अपनी जिंदगी गुजार सकता है, साथ ही उसके ऊपर के सारे चार्जेस भी हटा दिए जाएंगे और कोई भी क्लैन चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, गवीमारू को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो काम है ये बहुत ही पावरफुल पर्सन का है। असल में ये जो पैराडाइज ऑफ अर्थ है, वहाँ पर एक चीज मिलती है, उसे लोग एलेक्सर ऑफ लाइफ कहते हैं और वो कमाल की चीज है। अगर कोई उस लिक्विड को पी लेता है तो फिर वो हर तरीके से अमर हो जाएगा। इस चीज के लिए उस आदमी ने और भी कई लोगों को भेजा था, लेकिन जितने भी वहाँ से लौट कर आए उनकी बॉडी से फ्लावर निकल रहे थे और वो मर भी चुके थे। किसी को भी समझ नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो अभी भी वहाँ पर अपने लोगों को भेजते रहते हैं, इसी उम्मीद की तलाश में कि कोई तो उस एलेक्सर ऑफ लाइफ को वहाँ से लेकर आ पाएगा। और इसीलिए अभी वो आदमी यहाँ पर अलग अलग जगह से पावरफुल लोगों को बुला रहा है। जहाँ पर सागिरी कहती है कि तुम्हारा दूसरा काम ये रहेगा कि तुम वहाँ पर जितने भी आए हुए लोग हैं उनमें से उन लोगों को ढूंढोगे जो कि तुम्हारी तरह बहुत स्ट्रांग हैं और उनमें भी जीने की चाह हो, जिसके लिए वो तुरंत ही हाँ कर देता है, क्योंकि उसे बस इन सब से आजाद होना था। यहाँ पर जो गवीमारू का लीडर था
वो कहता है कि वो गवीमारू को यहाँ से जाने नहीं देगा, क्योंकि वो पहले ही उससे बहुत परेशान था और उसने ठान लिया था कि उसे गवीमारू को खत्म करना है। यहाँ पर गवीमारू सागरी से पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे निंजा टेक्निक को देखना चाहती हो, क्या तुम्हें सच में मेरी पावर देखनी है? तो इस पर वो हाँ करती है, जिसके बाद गवीमारू अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। उसका एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल था और इस एनर्जी की वजह से वहाँ पर सारे के सारे लोग मारे जाते हैं और अभी सिर्फ क्लैन का लीडर बचा हुआ था। लेकिन अब वो इस हालत में नहीं था कि गवीमारू को रोक पाए। गवीमारू सागरी से कहता है कि उसने उसे एक मौका दिया है। अब गवीमारू के पास एक होप है कि वो सबसे आजाद होकर फिर से अपनी वाइफ के साथ अपना जीवन गुजार सकता है। इसके बाद हमें सागरी की लाइफ के बारे में बताया जाता है। वो यामाडा क्लैन से है और उसके जो फादर थे वो इसी क्लैन के एग्जीक्यूटर थे। उसके डैड कमाल के थे। उनकी तलवार की स्किल इस तरह से थी, किसी सामने वाला पर्सन ये जान भी नहीं पाता कि उसकी डेथ कब हो गई। इसी वजह से उसे पेन का सामना ही नहीं करना पड़ता और सारे एग्जीक्यूशन उन्हें ही देने को कहा जाता था। सागरी भी अपने फादर की तरह बनना चाहती थी। वो भी अपनी तलवारबाजी पर बहुत ही ज्यादा काम करती है, लेकिन अब तक उसने जितने भी लोगों को खत्म किया है वो सभी पेन के साथ चीखे थे, जिस वजह से सागरी के मन के अंदर डर भरा हुआ था। यहाँ पर हमें उसके क्लैन का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि उसे बताता है कि सागरी के मन के अंदर अभी भी डाउट है, जो उसे अपनी तलवार को सही तरह से यूज करने से रोक रहा है। साथ ही वो सागरी से कहता है कि तुम अपनी तलवार की तरफ देखो, और जब वो अपनी तलवार की तरफ देखती है तो उसे उन लोगों के चेहरे दिख रहे हैं जिन्हें उसने अभी तक मारा था। अब उसके मन के अंदर एक डर पैदा हो गया था, जिस वजह से वो किसी को खत्म करने में थोड़ी हिचकिचा रही। उसके मन में बस एक डाउट था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और वो कहती है कि इसके बाद अब फाइनली वो टाइम आ चुका था जब गवीमारू को वहाँ उस आदमी के सामने ले जाना था जो कि उन्हें काम समझाएगा। तो यहाँ पर गवीमारू अकेला नहीं था, बल्कि कई सारे उसके साथ क्रिमिनल्स थे। ये सभी बहुत माहिर क्रिमिनल्स थे और इन लोगों ने जितने भी लोगों को मारा था उन लोगों की गिनती किसी के पास नहीं है। यहाँ पर सभी लोगों के चेहरे पर एक कपड़ा बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें सामने से कुछ दिखाई न दे। असल में बस ये ऐसा उस आदमी की प्रोटेक्शन के लिए किया जा रहा था। वो सभी क्रिमिनल्स अभी गुस्से में थे पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। वैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर सागरी मन में सोच रही थी कि ये सभी क्रिमिनल्स हैं, इन लोगों ने लाखों लोगों को मारा है। अगर वो इन पर अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करे तो शायद वो बिना किसी डाउट के सही तलवार चलाना सीख सके, पर वो ऐसा भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे ऐसा करने से साफ साफ मना किया गया था। यहाँ पर हमें एक और लड़की को देखते हैं जो कि गवीमारू के जस्ट पीछे बैठी थी। वो उसे देखकर मन में सोच रही थी कि वही एशियन निंजा है जो कि बहुत फेमस है। वैसे उसे अभी फिर से पेपर को अपने चेहरे पर लगाना पड़ता है। यहाँ पर सामने खड़ा आदमी कहता है कि तुम लोगों को पैराडाइज ऑफ अर्थ पर भेजा जा रहा है। वो जगह इतनी खतरनाक है कि हमें नहीं लगता कि तुम में से ज्यादा लोग वहाँ से सरवाइव कर पाओगे। और ये बात सुनकर सभी क्रिमिनल चौंक जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि सच में ऐसी भी कोई जगह होगी जहाँ पर वो लोग जिंदा नहीं रह सकते। मगर जब उनके चेहरे पर से वो पेपर हटाया जाता है तो उनके सामने एक आदमी था जिसकी पूरी बॉडी से फ्लावर निकल रहे थे। वो सभी ये देखकर शौक में थे। सामने खड़ा आदमी बताता है कि उन्होंने पहले भी 60 से ज्यादा लोगों को वहाँ पर भेजा था। उन 60 से ज्यादा लोगों में सिर्फ यही अकेला आदमी सरवाइव कर पाया, लेकिन इसकी बॉडी भी न जाने कैसे इस तरह से रिएक्ट की कि उसकी बॉडी पर अपने आप ही फ्लावर उगने लगे। ये चीज देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक थे, तो वो वहाँ पर जाने से मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। उनसे कहा जाता है कि ये तो ब्लेसिंग है। पैराडाइज ऑफ अर्थ एक हेवन जैसी जगह है, वहाँ पर तुम्हें एक नेचुरल और बहुत सुकून भरी डेथ मिल सकती है। लोग सोच रहे थे कि आखिर वो मरने के लिए वहाँ पर क्यों जाएं, लेकिन उन्हें कहा जाता है कि अगर वो नहीं जाएं तो वो अभी यहाँ पर उन्हें मार दिया जाएगा। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, जिस पर वहाँ सामने खड़ा आदमी कहता है कि ठीक है, तो जिन लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं है वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो सब में से एक क्रिमिनल वहाँ से खड़ा होकर जाने लगता है, लेकिन वो रेड हेयर वाला आदमी वहाँ पर आके सीधी उसकी गर्दन उड़ा देता है। ये देखकर बाकी सभी शांत हो चुके थे। सभी की गर्दन पर तलवार रख दी जाती है। उनसे कहा जाता है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो दो चीजों में से एक चीज चुन सकते हैं, या तो यहाँ पर मरो या फिर वहाँ पर। अब सब लोग तैयार थे, लेकिन कुछ देर के बाद एक आदमी वहाँ पर आके बताता है कि नाव उस पैराडाइज ऑफ अर्थ के लिए निकलने वाली है। उस पर थोड़ी लिमिटेड सीट है, जिस वजह से इन क्रिमिनल के बीच एक आदमी एक दूसरे क्रिमिनल को मार देता है और कहता है कि मैं समझ गया, आप लोग यही चाहते हो। जिसके बाद वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और जिस आदमी ने उन सभी को इकट्ठा किया था उन लोगों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि जो ये कमजोर भी हैं वो यहीं पर मारे जाएं। वैसे हम देखते हैं कि जिस आदमी ने उन्हें यहाँ पर इकट्ठा किया था उसे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था।
वो बहुत खुश हो रहा था। इस तरफ सागिरी और वो रेड हेयर वाला आदमी आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पर वो कह रहा था कि सच में एक एग्जीक्यूटर होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि किसी को मारना मुश्किल नहीं है, और बाकी लोग जिस नजर से उन्हें देखते हैं वो बहुत मुश्किल से सहना पड़ता है। जिस पर सागिरी कहती है कि वो सही कह रहा है, उसका बचपन भी इसी तरीके से गुजरा था, क्योंकि उसके पेरेंट्स एग्जीक्यूटर थे, जिस वजह से सभी बच्चे जो कि सागिरी के दोस्त हुआ करते थे वो उसे परेशान करते, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन को बुरी चीज समझते, जबकि ये लोग उन्हीं को खत्म करते हैं जिन्होंने कुछ गलत काम किया। वैसे सच्चाई थोड़ी अलग है, यहाँ पर बस जो पावर में होता है उसी की मानी जाती है, फिर गलती चाहे किसी ने भी की हो। आगे हम देखते हैं कि ये लोग लड़ते हुए आपस में प्लान बनाते हैं कि क्यों ना टीम बना ली जाए, और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं उन्हें खत्म करके यहाँ से भागा जाए। और अब क्रिमिनल्स की टीम बन चुकी थी और अब वो इन लोगों पर हमला करने वाले थे। अब हमला करने के लिए सबसे पहले वो सागिरी को चुनते हैं, क्योंकि वो बस एक लड़की है तो वो क्या ही कर सकती है, लेकिन सागिरी कहती है कि वो अकेले ही इन लोगों को हैंडल कर लेगी, और वो बहुत ही आसानी से जितने भी लोग थे उन्हें खत्म कर देती है। पर इसके बाद उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। पहले उसे लगा था कि क्रिमिनल्स को मारने पर उसे बुरा नहीं लगेगा, पर फिर भी वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। गबीमारू कहता है कि नॉर्मल सी बात है, अगर हम किसी को मारेंगे तो इस तरह की फीलिंग तो हर किसी के अंदर आती है। सभी लोग ये सुनकर शॉक थे, क्योंकि गबीमारू तो वैसे ही एक बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है, उसने ना जाने कितने लोगों को खत्म किया है, और फिर भी वो ऐसी बात कर रहा है। यहाँ पर गबीमारू बहुत ही स्पीड के साथ उस आदमी के सामने आ जाता है जिस आदमी ने इन सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया था। वो उस आदमी से कहता है, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो इन सभी लोगों को भेजकर, क्योंकि अंत में सभी के सभी मारे जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे। यहाँ पर उस आदमी को गुस्सा आता है और वो कहता है कि जो भी कोई गबीमारू को खत्म कर देगा उसे पास कर दिया जाएगा और उसे वहाँ से वापस भी भेज दिया जाएगा। अब वहाँ पर एक क्रिमिनल आगे आकर एक बड़ा सा पत्थर उठा लेता है और गबीमारू पर अटैक करने लगता है। गबीमारू कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन तुम लोग भी यही चाहते हो तो अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और इसके बाद गबीमारू उनसे लड़ना चालू कर देता है और सभी लोग उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही स्पीड से उन सभी को खत्म करता जा रहा था। इस तरह से आधा दिन निकल जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग थे सारे के सारे मारे जाते हैं। गबीमारू की पूरी बॉडी खून में लाल थी और नीचे उन सभी की लाशें पड़ी हुई थी। अब वो जो आदमी था उसके लोग और बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा शौक लग रहे थे। वो कह रहे थे कि ये तो सच में एक राक्षस है, मगर यहाँ पर सागिरी समझ पा रही थी कि आखिर गबीमारू को इन सभी को खत्म करने में कैसा लगता होगा, क्योंकि सागिरी ने ज्यादातर एग्जीक्यूशन एक दिन में 2 या 2 से ज्यादा 3 लोगों को खत्म किया होगा, जिसके बाद उसे ऐसी फीलिंग होती है कि वो भी खुद को खत्म कर ले। लेकिन गबीमारू इस काम में ना जाने कितने लोगों को मार चुका है। वो समझ गई थी कि गबीमारू का बिहेवियर आगे इस तरह का क्यों है, लेकिन वो इस चीज से एक बात जरूर सीख गई थी कि उसे इन फीलिंग्स को रोकने की जरूरत नहीं है, बस उसे ये चीज एक्सेप्ट करने की जरूरत है। आगे हम देखते हैं कि अब तैयारी होती है पैराडाइज ऑफ अर्थ पर जाने की। गबीमारू को तैयार किया गया था और हमें पता चलता है कि असल में सभी लोग नहीं मरे थे, क्योंकि जिन लोगों ने गबीमारू पर हमला नहीं किया था उसने भी उन पर हमला नहीं किया। और यहाँ पर सभी लोग वही थे जो कि समझदार क्रिमिनल्स थे और बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। हमें पता चलता है कि यहाँ पर टोटल 10 लोगों को चुना गया है और 10 के साथ एक एक एग्जीक्यूटर जा रहा है और गबीमारू के साथ इस वक्त सागिरी जा रही थी। उनकी शिप कुछ ही टाइम में उस आइलैंड के पास पहुंचती है। इस आइलैंड को देखकर गबीमारू को अचानक से अपनी एक बहुत पुरानी मेमोरी याद आती है। असल में जिस आदमी ने उसके पेरेंट्स को खत्म किया था, यानी कि वो क्लैन मास्टर, उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरनाक अटैक हुआ था। उसकी पूरी बॉडी पर वेपन लगे हुए थे, यहाँ तक कि तलवार उसकी बॉडी के आर पार हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी हंस रहा था और साथ ही साथ वो मरा नहीं था। गबीमारू समझ चुका था कि शायद उसने भी किसी चीज को एब्जॉर्ब किया होगा या फिर पिया होगा, क्योंकि वो खुद भी कहता था कि उसे दूर समुद्र के दूसरे कोने में कुछ मिला था जिसने उसकी लाइफ बदल दी। गबीमारू ये पूरी स्टोरी अभी सागरी के साथ शेयर करता है, मगर सागरी कहती है कि उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। अब यहाँ पर ये लोग उस आइलैंड में आगे बढ़ते हैं। गबीमारू और सागरी अभी साथ साथ जा रहे थे। गबीमारू के यहाँ पर हाथ बंधे हुए थे, आसपास फ्लावर्स थे, लेकिन वो जानता था कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसलिए वो ये बात सागरी को समझाता है और कहता है कि उसके हाथ खोल दे। लेकिन सागरी कहने लगती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसे यही कहा गया है कि सभी लोगों को बांध कर ले जाना है और देखना है कि वो रूल्स को फॉलो करें। अब गबीमारू कहता है कि इतने ज्यादा खतरे में वो हाथ बांधकर कैसे चल सकता है, आखिर वो खुद को प्रोटेक्ट कैसे करेगा। लेकिन फिर सागरी नहीं मानती, इस वजह से गबीमारू चुपचाप आगे बढ़ने लगता है, लेकिन फिर वो फिर से रुक जाता है और कहने लगता है कि नहीं, इस तरह से नहीं चल सकता। वो बस अपने हाथ खींचता है, जिस वजह से उसकी रस्सी टूट जाती है। लेकिन सागरी कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और वो फिर से उसे एक रस्सी देती है। गबीमारू चिल्लाकर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता है हमें सिर्फ 3 दिन का खाना दिया गया है, क्या सच में लगता है कि वो एलिक्सर ऑफ लाइफ इन 3 दिन में मिल जाएगा। इस पर सागरी कहने लगती है
कि उसे कुछ भी नहीं पता, बस उसे जो कहा गया है वो वही करेगी और वो गबीमारू के दोस्त या फिर टीम मेंबर नहीं है जो गबीमारू इस तरह से उससे बात कर रहा है। उसे बस यहाँ पर उसके ऊपर नजर रखने के लिए भेजा गया है। अब यहाँ पर गबीमारू को समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। वो कहता है कि क्या वो आदमी उस एलेक्जेंडर ब्लाइफ को पाना चाहता है, लेकिन अब वो अपनी वाइफ के लिए गबीमारू इस चीज को भी सहन करता है और खुद का हाथ खुद ही बांध लेता है। लेकिन अब तभी अचानक से एक बड़ी सी आयरन कैनन बॉल आकर गबीमारू के फेस पर लगती है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। और जब सागरी दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ पर उन्हें 10 क्रिमिनल में से एक क्रिमिनल था जिसका नाम था कैन। और कैन के बारे में कहा जाता है कि उसने ना जाने कितने लोगों को मारा है और वो भी सिर्फ अपने वेपन्स के लिए। वो सिर्फ अपने मजे के लिए लोगों पर अटैक करता है। अब वहाँ पर उसे इस तरह से देखकर सागरी बहुत ज्यादा शॉक थी, लेकिन फिर वो देखती है कि यहाँ कैन के साथ जिस एग्जीक्यूटर को भेजा गया था वो भी उसी के साथ था, लेकिन वो उसे रोक नहीं रहा था। गबीमारू यहाँ पर बिल्कुल ठीक था, उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। वो आगे आकर सागरी से कहता है कि तुमने कहा था कि सभी को अपने हाथ बांधकर रखना है, फिर इसने अपने हाथ क्यों खोल लिए। सागरी जब ये बात उस एग्जीक्यूटर से पूछती है तो वो बताता है कि ये सब बेवकूफ़ी है, इस तरह की खतरनाक जगह पर हाथ बांधकर कौन घूम सकता है। यहाँ पर गबीमारू भी उसकी बात से एग्री कर रहा था। अब वो एग्जीक्यूटर कहता है कि तुम हर किसी की बात मान जाती हो, तुम्हें इस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा उसी को है। वैसे सागरी यहाँ पर पूछती है कि आखिर वो दोनों उस एलेक्जेंडर को ढूंढने की बजाय यहाँ पर आकर इन पर अटैक क्यों कर रहे हैं। तो इस पर वो एग्जीक्यूटर बताता है कि उसने सोचा है कि क्यों ना उस एलेक्जेंडर के पीछे जाने से पहले वो बाकी क्रिमिनल को खत्म कर दे। और कैन इसलिए ये करना चाहता था क्योंकि उसे तो बस वेपन्स चाहिए, उसे वेपन्स कलेक्ट करने का शौक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो गबीमारू पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उसकी जो पावरफुल वेपन्स थे उनमें से उसने एक वेपन को चुन लिया था, लेकिन जैसे ही वो वेपन गबीमारू से लगता है वो बुरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन तुरंत ही कैन अपना दूसरा वेपन निकालता है, मगर उसका भी यही हाल होता है। यहाँ पर सागरी गबीमारू से कहती है कि भले ही वो अपने रूल्स फॉलो ना कर रहा हो, लेकिन तुम्हें अपने रूल्स फॉलो करने होंगे। और फिर वो गबीमारू के हाथ बांधने के लिए कहती है। उसकी बात मानकर वो अपने हाथ बांध लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैन अपने और भी कई सारे अटैक गबीमारू के ऊपर करता है, लेकिन उसका कोई भी अटैक उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा था। और अब गबीमारू की बारी आती है। जब कैन उस पर अपने स्पीयर से अटैक करता है तो गबीमारू उसके अटैक को रोक देता है, और इसी वजह से जो कैन के सभी वेपन्स थे वो वहाँ पर गिर चुके थे। यहाँ पर गबीमारू ने बस उसे थोड़ा सा धक्का दिया था, लेकिन सागरी इस चीज से शॉक थी कि गबीमारू ने एक ही अटैक में कैन को हरा दिया, क्योंकि इससे पहले अभी तक कोई भी कैन को हरा नहीं पाया था। लेकिन हम देखते हैं कि कैन अभी तक मरा नहीं था, वो खड़ा था और फिर से गबीमारू पर हमला करने लगता है। यहाँ पर गबीमारू भी आगे बढ़ता है और उसी के वेपन से उस पर अटैक करके उसे सच में इस बार मार देता है। और यहाँ पर कैन के साथ आया हुआ जो एग्जीक्यूटर था वो कैन की गर्दन निकाल देता है, क्योंकि असल में उसे वापस लौटकर उन लोगों को वो दिखानी थी और बताना था कि हाँ सच में वो जिसके साथ गया था वो मर चुका है। यहाँ पर वो थोड़ा खुश भी लग रहा था। वो कह रहा था कि चलो अच्छा हुआ, मैं यहाँ से जल्दी वापस चला जाऊंगा। ये चीज सागरी को समझ में नहीं आ रही थी, तो वो उसे बताता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है और असली खतरा तो उन्हें इन क्रिमिनल्स से भी है, क्योंकि कई सारे क्रिमिनल्स अपने एग्जीक्यूटर को मार चुके हैं। भले ही एग्जीक्यूटर कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने इस तरह की टेक्निक का यूज किया कि एग्जीक्यूटर कुछ भी नहीं कर पाया। कईयों ने तो सिर्फ स्ट्रेंथ के बल पर ही उन्हें हरा दिया और कईयों ने कुछ गलत तरीके का यूज किया। और यहाँ पर वह कह रहा था कि अभी तो फिर भी सिचुएशन ठीक है, कुछ टाइम के बाद सिचुएशन और भी बिगड़ने वाली है, क्योंकि सभी क्रिमिनल्स वहाँ इस आइलैंड पर अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। जब वो सभी मिलेंगे तो न जाने क्या होगा। वैसे इसके बाद अब वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सागरी सोच रही थी कि उसे गबीमारू से खतरा है या नहीं, क्योंकि अभी तक वो समझ नहीं पाई थी कि गबीमारू के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन इतने में ही गबीमारू उस पर हमला कर देता है। ये देखकर सागरी शॉक थी और वही समझ चुकी थी कि यही गबीमारू का असली नेचर है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सागरी यहाँ पर अभी भी गबीमारू पर सच में अटैक करने से घबरा रही थी। वैसे ऐसा उसके साथ हर किसी से फाइट करते वक्त होता है, मगर हम नोटिस करते हैं कि यही सेम चीज गबीमारू भी महसूस कर रहा था। उसे मौका मिल रहा था, लेकिन फिर भी वो ना जाने क्यों अपने अटैक्स को रोकता जा रहा था, जबकि सागरी को हराना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर गबीमारू को वही अजीब फीलिंग आ रही थी जो कि उसे अपनी वाइफ के साथ आती थी, और इसी वजह से वह उसे छोड़ना चाहता था, क्योंकि वो कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। वो यहाँ पर अपना हमला करना स्टार्ट रखता है और उसे अपने क्लैन लीडर की बात याद आती है जिसने उसे ट्रेन किया था कि वो किसी को भी खत्म कर सकता है। वो सोचता है कि मुझे फिर से ताकतवर बनना होगा
और अब वो बिना कुछ देखे अटैक करता जा रहा था। और इसी दौरान सामने सागरी की तलवार टूट जाती है। गबीमारू के पास एक अच्छा मौका था उसे खत्म करने का। उसने उसकी तलवार उसकी गर्दन पर रखी थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों गबीमारू उस पर हमला नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ ही नहीं चल रहे थे। उसे अपनी वाइफ की शैडो दिखाई देती है जो कि उसे ऐसा करने से रोक रही थी। वो यहाँ पर रोने लगता है और कहता है कि मैं सच में कमजोर पड़ता जा रहा हूँ। लेकिन तभी सागरी उसे बताती है कि ऐसा नहीं है, इमोशंस तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, ये सिर्फ हमारी सोच है जो हमें ऐसा सोचने पर मजबूर करती है, जबकि इमोशन ही तो पावर होते हैं। यहाँ पर सागरी जो कुछ भी कह रही थी ये सब कुछ गबीमारू की वाइफ पहले ही उसे कह चुकी थी, इस वजह से वो सिर्फ सुनता रहता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अभी दूसरे क्रिमिनल भी वहाँ उस जंगल के अंदर आते जा रहे थे। यहाँ पर अभी हम टामिया को देखते हैं जो कि एक शॉर्ट्समैन है और वो उसका जो एग्जीक्यूटर है वो वहाँ उस जंगल के अंदर बढ़ता है। सामने उन्हें बहुत सारे फूल दिखते हैं, हर तरफ सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे और चारों तरफ बटरफ्लाईज उड़ रही थी। कुछ देर इसी तरह से देखकर अंदर आगे बढ़ते हुए अचानक से एक बटरफ्लाई टामिया के हाथ में बाइट कर लेती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर उसे तुरंत याद आता है कि जिस आदमी को उसने वहाँ यामाडा क्लैन के बीच में देखा था उसकी पूरी बॉडी पर फ्लावर उग रहे थे। वो समझ गया था कि असल में ये उसी पॉइजन की बटरफ्लाई का काम है। वो तुरंत ही अपनी तलवार निकालता है और अपने हाथ को काट लेता है। ये चीज़ देखकर उसका एग्जीक्यूटर बहुत ज़्यादा शॉक था। और दूसरी तरफ हम वापस से गबीमारू के पास आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी इस वक्त उन्हें भी कुछ अजीब मॉन्स्टर मिल रहे थे जिनका फेस पूरी तरीके से शॉक की तरह था। गबीमारू तुरंत अपना मास्क लगाता है और उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर वो सागरी से कहता है कि तुम बस थोड़ा पीछे रहकर खड़ी रहो और ध्यान रखना कि तुम पर कोई अटैक न करे। मगर सागरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि गबीमारू अकेले ही इतने सारे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे कैसे बढ़ेगा। और अब सागरी ध्यान नहीं देती, इस वजह से एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन गबीमारू वहां अपनी फाइट पूरी करते हुए यहाँ पर आकर सागरी को भी बचा लेता है। लेकिन अब देखते ही देखते वहाँ पर और भी कई सारे मॉन्स्टर आने लगे थे, पर तभी वहाँ पर कुछ क्रिमिनल्स और उनके एग्जीक्यूटर वहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने भी यहाँ पर फाइट करके गबीमारू और सागरी को बचा लिया था। बाद में वो दोनों उसके साथ टीम अप कर लेते हैं, जहाँ पर उन सभी क्रिमिनल्स और एग्जीक्यूटर में से एक लड़की जिसका नाम यजूरिया था वो गबीमारू को यहाँ से सभी मॉन्स्टर के बारे में कुछ कुछ बताती है। मतलब वो लोग जब यहाँ पर आ रहे थे तो उन्हें भी इस तरीके के खतरनाक मॉन्स्टर मिले थे। वैसे वो लोग इम्प्रेस थे कि गबीमारू ने अकेले ही इतने सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। हम देखते हैं कि यहाँ पर अचानक से एक इंसेक्ट सागरी को काट लेता है जिस वजह से वो बेहोश हो चुकी थी और अभी उसे पास ही एक गुफा में रेस्ट करने के लिए सुला दिया जाता है। यहाँ से सीन चेंज होकर दूसरी तरफ आता है। असल में ये उसी आइलैंड का दूसरा कोना था जहाँ पर हम देखते हैं कि और भी कुछ क्रिमिनल्स और उनके एग्जीक्यूटर साथ मिलकर फाइट कर रहे थे। इनके बाद हम वापस से सागरी के पास आते हैं जिसे अब होश आ चुका था। जब वो उस गुफा से बाहर निकल कर देखती है तो वहाँ पर गबीमारू सभी के लिए खाना बना रहा था, मगर यहाँ पर उन्हें इंग्रेडिएंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था क्योंकि उनके पास इतना खाना ही नहीं है कि वो नॉर्मली उस खाने के दम पर यहाँ जितने दिन भी रुकने वाले हैं उतने दिन गुजार सकें। उन्हें सिर्फ 3 दिन का खाना दिया गया था, जबकि एलेक्सर को ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। तो अब यहाँ पर गबीमारू को पता चलता है कि जो लोगों की बॉडी पर चीज़ें उग रही हैं उनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, मगर अब वो लोग उन्हें तो खा नहीं सकते थे। ये लोग कहते हैं कि हमने जिस मॉन्स्टर को मारा है उनकी हाफ बॉडी एनिमल की थी, तो वो भी हमारे काम आ सकती है। अभी रात का टाइम था और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एग्जीक्यूटर यहाँ पर सागरी से बात करने के लिए आया था। वो उससे कहता है कि उसे इस आइलैंड से वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि ये आइलैंड बहुत खतरनाक है और एक लड़की को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन सागरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, जबकि सागरी तो स्ट्रांग है। मगर उसका सिर्फ यही मतलब नहीं था कि सागरी कुछ नहीं कर सकती, उसे यहाँ से जाकर क्लैन को संभालना चाहिए और घर का काम करना चाहिए। अब तभी वहाँ पर एक और एग्जीक्यूटर आता है, जिसके बाद ये पहला वाला एग्जीक्यूटर वहाँ से चला गया था और वह दूसरा एग्जीक्यूटर वहाँ पर आकर सागरी को समझाता है कि गबीमारू के लिए तुम्हारे मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है और सेम गबीमारू भी वैसा ही है। तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन बने कि वो अपना कंट्रोल खो दे तो फिर तुम्हें उसे ख़त्म कर देना चाहिए, फिर वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो। अब यहाँ से सीन एक बार फिर से चेंज होता है और हम आ चुके थे वहीं उस समुद्र में जहाँ पर एक नाव अभी उस आइलैंड से होते हुए गुजर रही थी। असल में ये भी एक क्रिमिनल और एक एग्जीक्यूटर की थी। यहाँ इस नाव में टैन और नूरगन नाम का एक एग्जीक्यूटर और क्रिमिनल बैठे हुए थे। हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि लाइफ बचानी थी, लेकिन तभी उनके ऊपर किसी तरह का एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर हमला कर देता है। यहाँ पर टैन जो एक एग्जीक्यूटर है वो खुद को और नूरगन को बचाने के लिए लड़ रहा था और फाइनली वो उस मॉन्स्टर को हरा देता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और उन्हें ना चाहते हुए भी उस आइलैंड पर उन्हें आना पड़ता है।
और अब वो यहाँ से भाग नहीं सकते थे, इसीलिए उनकी लास्ट होप थी एलेक्सर ऑफ लाइफ। वैसे यहाँ पर टेन को पता चलता है कि जो नूर गई है वो असल में लड़की है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वापस आते हैं गबीमारू और सागरी के पास। वो यहाँ पर बैठकर बात कर रहे थे। वैसे बाद में अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो मास्टर था जिन्होंने कहा था कि सागरी को लौट जाना चाहिए, वो यहाँ पर अभी सागरी से बात कर रहे थे। इस दौरान उन पर कोई हमला कर देता है, उन्हें बहुत खतरनाक चोट लगती है। ये अटैक जिसने किया था वो बहुत ही बड़ा खतरनाक क्रिमिनल था और लोग इसे जॉइंट कहकर बुलाते थे। इसने पहले ही अपने एग्जीक्यूटर को मार दिया था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बचपन से ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी बॉडी बचपन में ही जॉइंट की तरह बड़ी हो गई थी और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड बन गई थी। अब यहाँ पर वो जॉइंट सागरी पर हमला करने वाला था, लेकिन इसी दौरान गबीमारू वहाँ पर आ जाता है और उसे लात मारते हुए बहुत दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सागरी उस सीनियर एग्जीक्यूटर की चोट पर कपड़ा बांध रही थी, लेकिन उसे इतनी चोट लग गई थी कि उसका ब्लड रुक ही नहीं रहा था और वो जानता था कि वो बच नहीं सकता। इसलिए वो अपनी तलवार सागरी को दे देता है और कहता है कि तुम इसे रखो और तुम्हें बहुत हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे ऐसा कहा था कि वापस लौट जाओ, लेकिन मैंने बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए कहा था। इस तरह से हम देखते हैं कि गबीमारू उस जॉइंट से फिर से अटैक कर रहा था। वो देखता है कि उसके अटैक्स काम तो कर रहे हैं और वो जॉइंट को दूर भी फेंक रहा था, लेकिन जॉइंट की बॉडी पर कोई भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी भी गबीमारू की बॉडी की तरह बहुत ही ज्यादा हार्ड हो चुकी थी। और यहाँ पर अब उस जॉइंट की बारी थी अटैक करने की। वो जैसे ही गबीमारू पर अटैक करता है तो गबीमारू बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। उसके पूरे फेस से ब्लड निकल रहा था, जिसे देखकर सागरी बहुत ज्यादा शॉक थी। मगर गबीमारू कहता है कि अभी तक ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है और वो एक बार फिर से खड़ा होता है और सागरी भी उसकी मदद करने लगी थी। सागरी के पास अभी वो तलवार थी जो कि उस सीनियर एग्जीक्यूटर ने उसे दी थी। वो वहाँ उस तलवार को चलाती है तो उस जॉइंट की एक उंगली कट जाती है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी पर एक भी तलवार का कोई असर नहीं हो रहा था। मगर जब वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो सागरी गबीमारू के सामने आ जाती है और अपनी तलवार को पूरी पावर से घुमाती है। इस वक्त उसके जो भी इमोशन थे और जो भी डाउट वो उसके सामने नहीं आ रहे थे। इसी वजह से उसकी तलवार फाइनली उसी तरह से स्ट्राइक करती है जिस तरह से वो हमेशा करना चाहती। लेकिन उसके इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक के बाद भी उसे कुछ नहीं हो रहा था। मगर अब गबीमारू खड़ा होता है और कहता है कि अब हमें मिलकर साथ काम करना होगा। इसके बाद वो अपनी निंजा पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपनी निंजा एनर्जी को रिलीज करता है। वैसे ही एनर्जी अभी भी उस जॉइंट को कोई फर्क नहीं पहुंचा पा रही थी, उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लग रही थी, लेकिन इस एनर्जी की वजह से आसपास के पेड़ों में आग लग जाती है। इसी वजह से वहाँ पर धुआं ही धुआं हो रहा था और अब जॉइंट को आसपास कुछ नहीं दिख रहा था और वो गलती से वहाँ नीचे गिर जाता है। और इसी मौके की तलाश में गबीमारू तुरंत उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है। साथ ही सागरी भी तुरंत आगे बढ़कर जॉइंट पर अटैक कर देती है, जिस वजह से जॉइंट यहाँ पर मारा जाता है और अब उन्होंने फाइनली उसे हरा दिया था। अब उस जंगल में आगे बढ़ रहे थे, इस वजह से वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सागरी उसी मास्टर को देखती है, ये वही था जिसने उसे वो तलवार दी थी और अब वो जिंदा नहीं था। अब वहाँ जंगल से बाहर निकलते वक्त वहाँ बाहर की साइड उन्हें याजुरिया और उसके एग्जीक्यूटर मिलते हैं। यहाँ पर याजुरिया कह रही थी कि हमें ये आइलैंड जितना ज्यादा सिंपल लगता है ये उतना ज्यादा सिंपल है नहीं। यहाँ पर एक क्रिमिनल और एक एग्जीक्यूटर उस आइलैंड पर दूसरे साइड से अंदर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उन्होंने बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा भी था, जिस वजह से वो आइलैंड के बहुत अंदर आ चुके थे। अंदर आने के बाद इन्हें यहाँ पर दो लड़कियां मिलती हैं और वो दोनों ह्यूमन जैसी लग रही थी और वो कहती हैं कि सच में कमाल है, अभी तक यहाँ आइलैंड पर कोई नहीं आया, तुम पहले दो पर्सन हो जो यहाँ तक जिंदा पहुँचे। इसके बाद वो इन दोनों को ऑफर देता है कि वो इसकी टीम ज्वाइन कर लें, लेकिन वो दोनों में से एक कहने लगती है कि नहीं, ये लोग ह्यूमन हैं, हम इन्हें हमारी टीम में नहीं रख सकते। और फिर उनमें से अचानक से एक अपना रूप बदल लेती है और अब एक लड़का बन चुकी थी और अचानक से इन पर हमला करने लगती है। लेकिन अब इसके बाद यहाँ सीन चेंज होकर अब वापस गबीमारू के पास आता है और वो लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी गबीमारू किसी एक अजीब सी लड़की को देखता है। वो छोटी बच्ची थी और उसने एक हुड पहन रखी थी, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था और अचानक से वो वहाँ से भागने लगती है। गबीमारू को लगता है कि इससे कुछ न कुछ इस आइलैंड के बारे में पता चल सकता है, इस वजह से वो उसके पीछे भागता है। कुछ दूर आने के बाद अचानक से उसके सामने एक ट्री मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इस छोटी बच्ची को प्रोटेक्ट कर रहा था। मगर गबीमारू यहाँ पर याजुरिया और उसके एग्जीक्यूटर को आगे करते हुए उस ट्री मॉन्स्टर को उनसे लड़ने के लिए छोड़ देता है और खुद सागरी के साथ उस छोटी बच्ची की तरफ भागता है। कुछ देर के बाद वो छोटी बच्ची को पकड़ने वाला था, तब वो देखता है कि उस छोटे बच्चे के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और साथ ही जब वो रोने लगती है तो अचानक से वहाँ पर सभी ट्री की वाइंस आकर गबीमारू पर अटैक करने लगती हैं। वैसे गबीमारू उसे पकड़े हुए था, लेकिन सागरी ये देखते हुए उसे मना करती है और कहती है कि उसे छोड़ दो। अब यहाँ पर सागरी आगे आते हुए उस छोटी बच्ची से बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली तरीके से बात करती है, जिसके बाद वो छोटी बच्ची बिल्कुल चुप हो गई थी। वैसे वो यहाँ पर सो चुकी थी। हम देखते हैं कि याजुरिया और उसका एग्जीक्यूटर वहाँ पर आते हैं और वो बताते हैं कि वो ऑलरेडी उस ट्री मॉन्स्टर को हरा चुके हैं
मगर अचानक से वो ट्री मॉन्स्टर बात करने लगता है और वो कहता है कि बस वो लोग उस छोटी बच्ची को छोड़ दें, इसके बदले वो उन्हें खाने के लिए जितना मर्जी उतना सामान दे सकता है और साथ ही साथ उस एलिक्सर ऑफ लाइफ की इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। ये सुनने के बाद ये सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक थे, मगर यहाँ पर यजुरिया को उसकी बात पर यकीन नहीं था। वो थोड़ा सोचकर कहती है कि हमारे पास खाने के लिए पहले ही बहुत सारी चीजें हैं और हम तुम पर यकीन कैसे कर लें। अब ट्री मॉन्स्टर कहने लगता है कि यहाँ पास में ही एक हॉट ब्रेक है, अब वहाँ जाकर आप आराम कर सकते हो। अब न जाने क्यों लेकिन यजुरिया तुरंत ही इस बात पर एग्री हो जाती है और आगे आगे भागकर उस जगह पर जाने लगती है। उस जगह पर पहुंचने के बाद हम एक विलेज को देखते हैं। ये विलेज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय लग रहा था। वो ट्री मॉन्स्टर बताता है कि इस विलेज को हजारों साल पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उनके लिए खाना लाता है। यजुरिया और सागरी इस वक्त वहाँ पर हॉट ब्रेक में बात ले रहे थे। यहाँ वो ट्री मॉन्स्टर उन्हें बताता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ असलियत में एग्जिट करता है और वो बिल्कुल सही आइलैंड पर आए हैं, लेकिन वो यहाँ पर उन्हें मिलेगा नहीं। वो उन्हें डिटेल में सारी चीजें समझा रहा था कि आइलैंड पूरे 3 रीजन में डिवाइड किया गया है और वो नाम भी बताता है कि वो एलिक्सर ऑफ लाइफ किस रीजन में उन्हें मिल सकता है और वो किस आइलैंड पर हैं, क्योंकि आइलैंड अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए गए थे। इसके बाद सीन एक बार फिर से चेंज होता है और हम फिर से उन्हीं दोनों के पास आ जाते हैं जिन्हें वो अजीब से 2 लोग मिले थे जो कि लड़की में कन्वर्ट होकर उस पर हमला कर रहे थे। यहाँ फाइट चल रही थी और वो जो लड़की थी जो कि एक लड़के में कन्वर्ट हुई थी वो बार बार मरने के बाद जिंदा हो रही थी, जिस वजह से ये दोनों उसे हरा नहीं पा रहे थे। लास्ट में उसकी जीत होती है और वो इन दोनों को एक बड़े से गड्ढे में फेंक देता है। यहाँ उनकी बॉडी से फ्लावर निकलने वाले थे लेकिन उनकी जान बच चुकी थी। दूसरी तरफ यहाँ अभी वो ट्री मॉन्स्टर गबीमारू और बाकी सभी को उस एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में बाकी बातें बता रहा था और वो ये भी बताता है कि उसका नाम डोरो है और वो छोटी बच्चों का नाम मे है। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर टेंजो और नूरगई जो कि असल में एक लड़की है लेकिन वो लड़का जैसा लगती है, तो वो दोनों इस वक्त पर उसी आइलैंड की तरफ आगे बढ़ने वाले थे। असल में वो इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। वो बस ये डिस्कस कर रहे थे कि तभी उन्हें अचानक से पीछे से कुछ महसूस होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ था, लेकिन ना जाने वो वहाँ कहाँ से आ गया, क्योंकि आइलैंड की तरफ तो अभी वो देख ही रहे थे और वहाँ से कोई नहीं आ रहा था और पीछे से समुद्र था। इसलिए उन्हें इस चीज़ का समझ नहीं आती कि वो लड़का कहाँ से आया। वैसे अभी हमें कुछ टाइम पहले टेंजो का पास दिखाया जाता है और असल में जब वो छोटा बच्चा था तो उसके पेरेंट उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे, यहाँ तक कि वो उसे पालना भी नहीं चाहते थे। वो बस चाहते थे कि टेंजो या तो मर जाए या फिर कोई उसे ले जाए। उसका बचपन इसी तरह से गुजर रहा था। उसे खाने के लिए भी पूरा सामान नहीं मिला और इसी वजह से जब उसे भूख लगती थी तो उसने चोरी करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि एक बात थी कि वो हमेशा चोरी नहीं करता था। जब उसे भूख लगती थी और भूख सहन नहीं होती थी तभी वो चोरी करने जाता। एक दिन उसकी कुछ बुरे लोगों से मुलाकात होती है। टेंजो को भी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते और वो उन्हें सबक सिखाता है और उन्हें पीटने लगता है। वो तीनों को देखकर लग रहा था कि वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन टेंजो ने उन तीनों को हरा दिया था। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है जो कि टेंजो के सामने तलवार कर देता है। इसके बाद से वापस हम करंट टाइम में आते हैं जहाँ की वो लड़का इस वक्त इसी की तरफ देख रहा था। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। ये पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। वो लड़का कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। अब हम देखते हैं कि उसका चेहरा बदल रहा था और ये भी उन्हीं में से एक था जो कि वो उन दोनों क्रिमिनल और एग्जीक्यूटर से मिले थे। ये भी अपना रूप बदल सकता था और इसकी भी बॉडी उन्हीं की तरह थी। ये कहता है कि हम तुम लोगों को हमारे आइलैंड पर आने नहीं देंगे क्योंकि हम कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहते। इसके बाद ये सीधा ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। टेंजो इसके अटैक के लिए तैयार नहीं था, इस वजह से वो वहाँ से दूर फेंककर सीधा एक पेड़ से टकराता है। टेंजो नूरगई दोनों को समझ आ चुका था कि ये जो भी है इसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, इस वजह से उन्हें इसके अटैक से बचकर रहना होगा। अभी वो लड़का नूरगई पर अटैक कर रहा था लेकिन नूरगई बहुत ही स्पीड के साथ उसके अटैक को डॉज कर लेती है पर वो लड़का फिर से आगे बढ़ता है। मगर तभी अचानक से टेंजो पूरी स्पीड के साथ आगे आते हुए उस लड़के की दोनों आंखों में तलवार चला देता है। अब उसे कुछ दिख नहीं रहा था लेकिन अचानक से उसकी आंखें फिर से रिकवर होने लगती हैं और यही सेम चीज वहाँ उन दोनों लड़कों के साथ भी हो रही थी। अब टेंजो और नूरगई सतर्क हो चुके थे पर उन्हें पता नहीं था कि इससे लड़ना कैसे है। इसी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि बस उन्हें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर टेंजो नूरगई से कहता है कि तुम कुछ मत करना, बस सीधा आइलैंड की तरफ भागना। और अब टेंजो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उस लड़के पर अटैक करके उसकी बॉडी पार्ट्स में काट देता है और इसके बाद ये दोनों यहाँ से भागते हैं। बॉडी पार्ट फिर से रिकवर कर रहे थे और वो लड़का फिर से इनके पीछे आने लगता है। टेंजो बार बार यही चीज कर रहा था लेकिन उस लड़के की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो इनकी बराबरी से भाग रहा था। तभी अचानक से एक वेपन वहाँ पर आता है जो कि इस लड़के की गर्दन को काट देता है। वो फिर से रिकवर हो जाएगी लेकिन हम देखते हैं कि ये अटैक असल में टेंजो के मास्टर सेन ने किया था। वैसे वो ब्लाइंड हैं लेकिन फिर भी उनका निशाना कभी नहीं चूकता। अब हम देखते हैं कि वो वहाँ से बहुत ही स्पीड के साथ भाग रहे थे, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि मास्टर सेन भी इस वक्त बहुत ही तेजी से भाग रहे होते हैं। नूरगई को ये देखकर शौक था
और वो इस बारे में टेंजो से पूछती है। तो टेंजो बताता है कि असल में जो उसके मास्टर हैं वो देख नहीं सकते लेकिन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं और साथ ही वो स्मेल के थ्रू भी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। इस वजह से उन्हें बिना कुछ दिखाई दिए भी सब कुछ दिखाई देता है। अब यहाँ से वो तीनों कुछ दूर पहुँच चुके थे, जहाँ पर पहुँचने के बाद टेंजो नूरगई को अपने मास्टर से अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस कराता है। जहाँ पर उसके मास्टर सैन कहने लगते हैं, तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तुम उस लड़के से फाइट कर रहे थे लेकिन मुझे तुम्हारी फाइट तकनीक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसी वजह से फिर मैं बीच में आया। अगली बार तुम्हारी जब फाइट होगी तो तुम्हें थोड़ा देखकर फाइट करनी है। यहाँ पर नूरगई ये देखकर शौक थी। वो मनी में सोच रही थी कि इस तरह के खतरनाक आइलैंड जहाँ पर उन्हें ये भी पता नहीं था कि वो लोग 10 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव कर भी पाएंगे कि नहीं, वहाँ पर ये लोग आपस में एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और मास्टर सैन यहाँ पर टेंजो को सिखा रहे थे। अब यहाँ पर टेंजो उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों हो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और आपके साथ जो क्रिमिनल था वो कहाँ पर है। इस पर मास्टर सैन कहते हैं कि उसके साथ जो लड़की थी उसने उन्हें धोखा दे दिया, इसी वजह से उसने उन्हें ख़त्म कर दिया और वो अभी आइलैंड से वापस जा रहे थे लेकिन वहाँ उन्हें इस आइलैंड पर कई सारे अजीब मॉन्स्टर के होने का पता चला, जिस वजह से वो अपने साथियों को लेने के लिए यहाँ पर लौट आए हैं। अब जब तक वो ये सब बता रहे थे उसी वक्त वहाँ पर वो लड़का आ जाता है। मास्टर सैन यहाँ पर नूरगई और टेंजो को बचा लेते हैं। अब उस लड़के ने यहाँ पर मास्टर सैन की गर्दन में अटैक कर दिया था, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा खतरनाक चोट आई थी। टेंजो इस वक्त उस लड़के से फाइट कर रहा था लेकिन वो लड़का इस वक्त इतना ज़्यादा फास्ट हो चुका था कि वो टेंजो के हर अटैक को डॉज कर रहा था। वो बताता है कि उसने टेंजो की स्पीड को कैलकुलेट कर लिया है और अब वो उसे मार नहीं सकता और अब वो लड़का टेंजो पर हमला करता है, जिस वजह से टेंजो की बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चोट आ चुकी थी। अब अचानक से यहाँ पर हमें टेंजो का पास सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि असल में जिस आदमी ने टेंजो को वहाँ पर तलवार दिखाई थी वो कोई और नहीं बल्कि मास्टर सैन थे। उन्होंने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया था और उसे ट्रेनिंग दे रहे थे। वो और भी कई सारे स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर टेंजो पूछता है कि आखिर उन्होंने उसे क्यों चुना। इस पर वो बताते हैं कि उन्हें उसके अंदर एक पोटेंशियल दिखा था और कुछ करने की चाह दिखी थी और वो कहते हैं तुम ज़्यादा मत सोचो, फ्यूचर में ये बात तुम खुद समझ जाओगे। लेकिन यहाँ पर टेंजो की स्किल बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, वो ना तलवारबाजी में अच्छा था और ना ही उसे किसी तरह के और अटैक आते थे। यहाँ पर टेंजो कहता है कि वो ये चीज़ नहीं कर सकता। वैसे मास्टर सैन उसे समझाते हैं कि नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी। अगर तुम डिसिप्लिन के साथ ट्रेनिंग करते हो तो तुम स्ट्रांग बन सकते हो। लेकिन इस चीज़ पर टेंजो कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करना चाहता, वो बस अपनी लाइफ नॉर्मल गुजारना चाहता है। अब मास्टर सैन कहते हैं कि अगर तुम सच में ऐसा चाहते हो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे ख़त्म करना होगा। ये बात टेंजो को समझ नहीं आती, तब वो वहाँ से बाहर आ जाता है और ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मास्टर सैन ऐसा क्यों कह रहे हैं। बाहर आकर वो उसे रेड हेयर वाले आदमी से मिलता है, जहाँ पर उसे वो ये बातें बताता है कि मास्टर सैन ने उससे ऐसा सब कुछ क्यों कहा। अब यहाँ पर वो रेड हेयर वाला आदमी कहने लगता है कि अच्छा, तो तुमसे भी ऐसा कहा गया है। इसके बाद वो अब टेंजो को एक ग्रेवयार्ड के पास ले जाता है, जहाँ पर वो उस लड़के की ग्रेव दिखाता है और बताता है कि ये ग्रेव मास्टर सैन के एक स्टूडेंट का है और उसे खुद मास्टर सैन ने ख़त्म किया था। असल में इस स्टूडेंट ने कहा था कि इसे मास्टर सैन से नहीं सीखना, जिसके बाद मास्टर सैन मान गए और उन्होंने उसे जाने दिया। लेकिन फिर ये लड़का पकड़ा गया, जिस वजह से मास्टर सैन को खुद ही ऑर्डर दिया गया था कि उन्हें उस लड़के को ख़त्म करना है। लेकिन मास्टर सैन कभी ऐसा नहीं करना चाहते थे, पर उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने तुमसे ऐसा कहा, जिससे कि उनके सामने सेम कंडीशन दोबारा ना खड़ी हो जाए। क्योंकि अगर तुम उन्हें ज्वाइन करके रखोगे तो एक दिन तुम खुद उनसे ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे और अगर यहाँ से छोड़कर भागना चाहते हो तो तुम्हें पहले उन्हें ख़त्म करना होगा। इसके बाद टेंजो समझ चुका था कि मास्टर सैन सिर्फ उसकी भलाई के लिए ऐसा सब कुछ बोल रहे थे और वो उसे इसीलिए ट्रेन करना चाहते थे। फिर वो हार्ड ट्रेनिंग करता है और हार नहीं मानता। उसने पहले से बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली थी। इसके बाद हम करंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर टेंजो को बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई थी, लेकिन वो देखता है कि उसके मास्टर और साथ ही नूरगई दोनों ही खतरे में थे। इस वजह से वो खड़ा होता है और उस लड़के को मारने लगता है। उसे बस कुछ और सूझ नहीं रहा था, उसे बस यही था कि उसे किसी भी तरीके से मास्टर और नूरगई को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पर मास्टर उसके हेल्प करने के लिए आगे आने वाले थे, लेकिन वो उनसे कहता है कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए और नूरगई को अपने साथ ले जाना चाहिए। मास्टर वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहते थे, पर टेंजो के 2-3 बार कहने के बाद वो बात मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ देर आने के बाद अब उस लड़के ने टेंजो को हरा दिया था, लेकिन यहाँ पर भी वो टेंजो की ब्रेवरी की तारीफ कर रहा था। अब हम देखते हैं कि मास्टर सैन और नूरगई इस वक्त कुछ दूर आ चुके थे। यहाँ पर नूरगई मास्टर सैन पर गुस्सा करते हुए कह रही थी कि आपने ये गलत किया, आपको उसे बचाना चाहिए था। लेकिन मास्टर कहते हैं कि नहीं, उसने अपनी लाइफ दी जिससे कि हम लोग बच सकें और अगर मैं वहाँ पर रुकता तो हम दोनों मारे जाते। मैं ये भी नहीं चाहता था कि उसके साथ ऐसा हो, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कुछ ही दिनों के बाद उससे इस चीज़ का बदला लेकर रहूँगा। वैसे वो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा हार्ड दिख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें बस टेंजो का पास सीन दिखाई दे रहा था।
वो कभी भी उसे वहाँ छोड़कर भागना नहीं चाहते थे, लेकिन टेंजो की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। अब इसके बाद यहाँ पर गबीमारू और बाकी सभी के पास आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग उसी ट्री मॉन्स्टर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा थी कि उन लोगों के सर दुख रहे थे, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि बाकी की इन्फॉर्मेशन वो कल लेंगे। यहाँ पर सभी सो रहे थे और गबीमारू की ड्यूटी थी बाहर खड़े होकर गार्ड करना, जिससे कि कोई मॉन्स्टर वहाँ पर अटैक न कर दे। वैसे हम दूसरे सीन में देख रहे थे कि यहाँ पर उसी ट्री मॉन्स्टर ने इन्हें कुछ चीज़ें बताई थी और उसने एक प्लेस का भी नाम बताया था, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं बताई थी। इसलिए गबीमारू डिसाइड करता है कि वो उस जगह पर जाएगा। अब वो वहाँ के लिए निकल चुका था। वहाँ पहुँचने के बाद उसकी मुलाकात उसी लड़के से होती है जिसकी फाइट अभी अभी टेंजो से हुई थी। यहाँ पर वो लड़का गबीमारू को देखकर बहुत ही ज़्यादा आलस के साथ कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब मैं एक और ह्यूमन से फाइट नहीं करना चाहता। गबीमारू से कहता है कि क्या तुम भी यहाँ पर एलेक्सर ऑफ लाइफ के लिए आए हो, और ये सुनकर वो लड़का शॉक था। वो तुरंत ही खड़ा होकर उससे फाइट करने लगा था। गबीमारू उस पर अटैक करता है, जिस वजह से उस लड़के का हाथ टूट जाता है और साथ ही गबीमारू उसके फेस पर भी मारता है। उस लड़के को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच चुका था, लेकिन उसकी बॉडी बार बार रिकवर हो रही थी। गबीमारू ये देखकर शॉक में था। वो कहता है कि तुम भी टेंशन में से एक हो। असल में ट्री मॉन्स्टर ने उन्हें बताया था कि यहाँ पर टेंशन नाम के कुछ ह्यूमन जैसे दिखने वाले लोग हैं और ऐसे टोटल 10 लोग हैं। वैसे वो लड़का उस पर भी अटैक करके शॉक था, क्योंकि गबीमारू की बॉडी भी रिकवर कर रही थी। असल में गबीमारू को ज्यादा चोट नहीं लग रही थी, लेकिन उस लड़के के भी अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। अब गबीमारू यहाँ पर अपनी दूसरी पावर का इस्तेमाल करता है। उस पर फायर टेक्निक का यूज करते हुए उसे जलाने की वो कोशिश करता है। वैसे इस चीज से उस लड़के को चोट तो आई थी, मगर फिर वो तुरंत ही अपने आप को रिकवर कर लेता है। अब इन दोनों में बहुत ही ज्यादा फिर से खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर वो लड़का बार बार हील करता जा रहा था। फाइट के दौरान गबीमारू से पूछता है कि क्या तुम सच में टेंशन हो, लेकिन वो लड़का इस चीज पर कोई भी रिप्लाई नहीं देता। वो उससे एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में भी पूछता है, लेकिन वो लड़का इस चीज पर भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। गबीमारू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी वजह से वो अपने अटैक्स को और भी ज्यादा स्पीड के साथ करना शुरू कर देता है। अब वो लड़का पीछे की तरफ आता है और एक बार फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म यानी कि लड़की की तरफ बदल जाता है। अपनी जो ट्रू एनर्जी होती है उसे रिलीज करता है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक फास्ट अटैक करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर गबीमारू ने भी अपने अटैक्स को पूरी स्पीड से कर दिया था। गबीमारू जानता था कि वो उसे कोई भी जवाब नहीं देगा, इसी वजह से अब वो उसे मारने वाला था। यहाँ पर वो लड़का बुरी तरीके से चोट खाकर नीचे गिर चुका था, पर गबीमारू से पूछता है कि तुम यहाँ पर एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में क्या जानते हो, लेकिन वो बिना कुछ जवाब दिए ये कहता है कि बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। इसके बाद वैसे तो लड़का मर चुका था, लेकिन उसकी बॉडी से अचानक बहुत सारे फूल निकलने लगते हैं और वो फिर एक फ्लावर मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो पहले से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था और उसके अटैक अब और भी ज्यादा पावरफुल थे। वो यहाँ पर लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल कर रहा था और गबीमारू के पास जब फायर पावर होती है वो उस फ्लावर पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। गबीमारू के ऊपर कई सारे पावरफुल अटैक होते हैं, जिसकी वजह से अब वो अपना कॉन्शियसनेस खोने लगता है और वो सोच रहा था कि सच में इस आइलैंड पर बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर हैं और ये टेंसेन बस उनमें से एक था, तो बाकी कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। यहाँ पर उसके बाद अब गबीमारू बेहोश हो जाता है और वो एक ड्रीम में फंस चुका था, जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ था। वो ड्रीम बहुत अच्छा था, लेकिन वो जानता था कि ये इस ड्रीम में नहीं रुक सकता, वरना वो रियल लाइफ में मारा जाएगा। बाहर आने के बाद जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि उस फ्लावर मॉन्स्टर ने उसे पकड़ रखा है। वहीं गबीमारू को अपने क्लैन लीडर की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि उसे हार नहीं माननी है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद गबीमारू अपनी सबसे पावरफुल तकनीक का यूज करते हुए अपनी बॉडी से फायर को रिलीज करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन उस फ्लावर मास्टर को इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मगर अचानक से वहाँ पर मे आ जाती है, जो कि एक बबल चीज जैसी क्रिएट करके गबीमारू को वहाँ से बचा लेती है। अब वो फ्लावर मास्टर वापस से अपने नॉर्मल रूप में यानी कि टेंशन वाले फॉर्म में आ चुका था, मगर वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर मे उसे क्यों बचा रही थी। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अब सुबह हो चुकी थी, जहाँ पर इन सभी लोगों की नींद खुलती है तो देखते हैं कि गबीमारू वहाँ पर नहीं था, साथ ही मैं भी वहाँ पर नहीं थी। अब वैसे तो यहाँ पर सागिरी को गबीमारू की थोड़ी चिंता हो रही थी कि वो कहाँ चला गया, लेकिन इस चीज पर यूजिरिया कहती है कि शायद वो होराई नाम की जगह पर गया होगा। असल में होराई वही जगह है जहाँ पर सच में गबीमारू गया था और इसी जगह के बारे में उस ट्री मॉन्स्टर ने उन्हें बताया था। वैसे अब सागिरी वहाँ से जाकर गबीमारू को ढूंढने वाली थी, लेकिन यूजिरिया और उसका एग्जीक्यूटर कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जबकि गबीमारू तो एक क्रिमिनल है, तो उसके बारे में फिक्र करके क्या मतलब। लेकिन सागिरी को इसका कोई भी रीजन नहीं पता था, वो बस उसे ढूंढने जा रही थी। लेकिन फिर ये लोग उसके साथ जाने लगते हैं और वह जंगल को पार करते हुए जा रहे थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि अब भी सागिरी थोड़ी चिंता में थी, क्योंकि वो लोग टेंशन से लड़ने वाले थे, जो कि बहुत पावरफुल होते हैं और उन्हें उनकी पावर का पूरा अंदाजा नहीं है, जो कि ट्री मॉन्स्टर ने उन्हें बता रखा था कि उन्हें हराना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि टेंशन सेवल मिथकल रैप को पहले ही मास्टर कर चुका होता है। अब असल में हमें यहाँ पर थोड़ी बातें पता चलती हैं, जो कि ट्री मॉन्स्टर और जो टेंशन है वो पहले ह्यूमन हुआ करते थे,
हम देखते हैं कि यहाँ पर अचानक से कुछ होता है जिससे उनकी बॉडी चेंज होने लगती है। कुछ ट्री मॉन्स्टर बन गए थे और कुछ टेंशन। सब लोग यही होप कर रहे थे कि उनके बच्चे टेंशन बन जाएं, क्योंकि चेंज तो सभी का होना था। लेकिन टेंशन बनने के बाद एक उम्मीद रहती है कि वो ह्यूमन जैसे लगते हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम आ चुके थे उन सभी टेंशन के पास, जो कि बैठकर इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि असल में वो लड़का है या लड़की, क्योंकि वो तो दोनों में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। पर फालतू की बातें खत्म होती हैं और वहाँ पर एक दूसरा टेंशन आता है। वो कहता है कि अब हमें ये सब बातें छोड़कर ये सोचना चाहिए कि इस आइलैंड पर जो भी लोग आए हैं उनका क्या करना है, क्योंकि ये बाकी सभी लोगों से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर जब उन्हें पता चलता है कि वो जो लड़का है जिसकी फाइट मास्टर सैन और टेंजो से हुई थी और उसने मास्टर सैन और नरगा को वहाँ से जाने दिया, तो इस बात पर एक दूसरा टेंशन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और इसीलिए वो उस पर अटैक करके उसे ब्लास्ट कर देता है। लेकिन वो फिर से रिकवर कर सकता था। यहाँ पर उसकी बॉडी उतनी स्पीड से रिकवर नहीं कर रही थी। वैसे यहाँ पर जो अभी अभी वो टेंशन आया था जिसने अभी अटैक किया था, उससे कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली मेंबर पर अटैक नहीं करना चाहिए और तुमने एक बहुत ही बड़ी गलती की है। तुमने जिन लोगों को उस गड्ढे में डाला था तुमने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया। वो मरे नहीं थे। तुम्हें पूरा कंफर्म करना चाहिए कि उनकी डेथ हुई थी या नहीं। लेकिन उसके बाद वो और चिंता ना करते हुए एक लिक्विड पीते हैं। असल में इस लिक्विड को टैन कहा जाता है और यही वो एलिक्सर ऑफ लाइफ है जो कि सभी लोग यहाँ पर लेने आए थे। और ये पीते ही वो टेंशन जिसके ऊपर अभी अभी अटैक हुआ था और उसकी बॉडी उतने फास्ट तरीके से रिकवर नहीं कर रही थी, अब उसकी बॉडी फिर से नॉर्मल होने लगती है। और इस बात को देखकर यही लग रहा था कि बहुत ही गुस्से में है। और अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम गाबीमारू और मे को देखते हैं जो दोनों बेहोश पड़े हुए थे। लेकिन अब गाबीमारू को होश आता है और इस वक्त वो उस फ्लावर मॉन्स्टर के बारे में सोच रहा था। वो सोचता है कि अगर फिर से उसका मुकाबला उससे होता है तो वह किस तरह से उसे हरा सकता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर और दो लोग आते हैं। ये टामिया और उसके एग्जीक्यूटर थे। यहाँ पर वो दोनों गाबीमारू को देखकर कह रहे थे कि लगता है तुम्हें किसी ने बहुत बुरी तरीके से पीटा है। और यहाँ पर जो टामिया था अब वो गाबीमारू पर हमला करने वाला था, क्योंकि वैसे भी वो अपना कंपटीशन कम करना चाहता था। अब वैसे तो गाबीमारू यहाँ पर लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार था, लेकिन अचानक से वो बहुत ही जल्द हम्बल तरीके से उससे कहता है कि उसे मारने की जरूरत नहीं है, इन लोगों के साथ टीम बनाना चाहता है। और ये दोनों शॉक थे और इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैसे यहाँ पर जो एग्जीक्यूटर था वो भी टामिया को आकर रोक देता है। अब गाबीमारू यहाँ पर उन्हें थोड़ी डिटेल में बताता है कि यहाँ पर कुछ अजीब तरह के लोग हैं जिन्हें टेंशन कहा जाता है। अब जो टामिया और उसका एग्जीक्यूटर था वो अभी तक उन टेंशन से मिले नहीं थे, इसी वजह से उन्हें इस बात पर भरोसा करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब जब उनकी ऑफिशियल टीम बन जाती है तो वो बात मान लेते हैं और फिर यहाँ पर पूछते हैं कि गाबीमारू के पास अभी और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ गाबीमारू के पास बहुत ज्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो कुछ चीजें उन्हें बताता है, लेकिन अब इतने में मेरे को होश आ चुका था। अब ये लोग उससे पूछने लगते हैं कि क्या उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि आखिर इन टेंशन को कैसे हरा सकते हैं। इस पर वो कहती है कि हाँ, और वो फिर बोलती है कि टाव नाम की एक चीज है। अब पता नहीं वो क्या है, लेकिन वो जो भी है उसकी मदद से इन्हें हराया जा सकता है। अब इन्हें टाव की लोकेशन का तो पता नहीं था। इन्हें ये हो गया था कि हाँ, टाव को पहले ढूंढना होगा उस एलिक्सर ऑफ लाइफ से भी पहले। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम आ चुके थे सागिरी के पास। यहाँ पर वह पूरा ग्रुप आगे बढ़ तो रहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सच में गाबीमारू अभी जिंदा भी है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं और ये चीज वो पहले भी देख चुके थे। इसलिए कोई चांस नहीं है कि गाबीमारू अभी भी जिंदा होगा। मगर सागिरी को पूरा भरोसा था। वो कहती है कि नहीं, गाबीमारू नहीं मर सकता और अपनी वाइफ से मिले बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर जो ट्री मॉन्स्टर था वो उन्हें टाव के बारे में बताता है। वो कहता है कि टाव यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है, यूँ कह लो कि वो सबसे पावरफुल है और इस चीज से उन टेंशन को भी हराया जा सकता है। वैसे अब यहाँ पर मास्टर सैन और नूरगई को देखते हैं। नूरगई इस वक्त मास्टर सैन पर अटैक कर रही थी, लेकिन मास्टर सैन उसे रोक लेते हैं। असल में नूरगई चाहती थी कि मास्टर सैन उसे फाइट करना सिखाएं और कुछ तलवारबाजी भी सिखाएं, लेकिन मास्टर सैन उसे मना कर रहे थे कि ये तो वैसी जगह नहीं है जहाँ पर उसे कुछ सिखाया जा सके। और फिर वो पूछने लगती है कि आप तो देख भी नहीं सकते, फिर आप मेरे अटैक्स को किस तरह से देख पा रहे हो। इस चीज पर मास्टर कहते हैं कि असल में उन्हें वेव्स दिखती हैं। चीज के लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा शांत होना पड़ता है और साथ ही उनका जो गुस्सा है उन्हें उस पर भी थोड़ा काबू करना पड़ता है, तभी वो इन वेव्स को देख पाते हैं और तुरंत रिएक्ट कर पाते हैं। इस पर नूरगई कहती है कि उसे भी तलवार चलानी सीखनी है, जिससे कि वो टेंजो का बदला ले सके, क्योंकि वो उन दोनों को बचाते हुए ही मारा गया था। अब मास्टर सैन कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखा तो नहीं सकता, लेकिन मेरी फाइटिंग टेक्निक्स को देखकर तुम जितना सीख सको उतना सीख लो। पहले तो वो उसे तलवार पकड़ने का सही तरीका समझाते हैं और उसके बाद वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर आ गए थे जिन्हें वो मारते जा रहे थे और नूरगई ये सब देखकर उस टेक्निक्स को सीखने की कोशिश कर रही थी। फिर वो भी कुछ मॉन्स्टर के ऊपर इन टेक्निक का इस्तेमाल करती है और कुछ ही देर में लगभग उन टेक्निक्स को सीखने लगती है। मास्टर सैन ये देखकर इम्प्रेस थे। वो सोच रहे थे कि हाँ, सच में इसके अंदर काबिलियत तो है। अब इसके बाद हम उन दोनों लड़का और लड़की को देखते हैं जिसको एक टेंशन ने एक गड्ढे में फेंक दिया था।
हमें पता चलता है कि वो वहाँ से निकल चुके थे, इसलिए वो निकल कर आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर जो लड़का था उसका नाम चोबाई है और वो जो लड़की थी वो उसकी बहन थी। यहाँ पर चोबाई सोच रहा था कि आखिर इन लोगों को कैसे हराया जा सकता है, क्योंकि उनकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर करती है। लेकिन फाइट करते वक्त चोबाई ने एक चीज नोटिस की, उन टेंशन की बॉडी कहीं ना कहीं पर बहुत ही ज्यादा वीक है, जिस वजह से उन्हें हराना एक हद तक पॉसिबल है। लेकिन ये तब तक था कि जब तक उनकी बॉडी फिर से रिकवर न करे, क्योंकि जहाँ पर उनकी बॉडी वीक है उसे बस वहीं से रिजनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर उन्हें पूरी तरीके से खत्म करने का तरीका नहीं पता। अब तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि बहुत अजीब था और हमें पता चलता है कि असल में ये उन टेंशन का राइट हैंड है और उन्होंने ही उसे भेजा है इन सभी ह्यूमंस को जो कि अभी अभी यहाँ पर आए हैं, इन सभी पर नजर रखने के लिए। वो आदमी बहुत ही अच्छी तरीके से इनसे कहता है कि आप दोनों वापस उसी गड्ढे में लौट जाएं और उन फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएं, लेकिन ये मानते नहीं है। अब वो आदमी देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर को समन कर लेता है। वो सभी मॉन्स्टर उसकी बात मान रहे थे और इन दोनों पर हमला कर रहे थे। ये देखते हुए दोनों अपना काम बांट लेते हैं। जहाँ पर चोबाई अभी उस आदमी से फाइट कर रहा था और उसकी बहन उन सभी मॉन्स्टर को मार रही थी। यह आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल था। ये चोबाई की गर्दन पर अटैक करता है, जिस वजह से उसकी गर्दन कट रही थी और बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था। ये देखकर उसकी बहन बहुत शॉक थी और अब चोबाई बच नहीं सकता था, लेकिन अचानक से उसकी गर्दन हील कर लेती है। इस बात से वो आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और जब वो अगला अटैक करता है तो हम देखते हैं कि चोबाई की बॉडी भी बिल्कुल टेंशन की तरह रिकवर कर रही थी। इस चीज का कारण तो उन्हें नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन चोबाई को इस चीज में बहुत मजा आ रहा था और अब वो सोच रहा था कि असली फाइट तो अब शुरू होगी। यहाँ पर वो आदमी कहता है कि तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाओ, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। इसके बाद वो अपने सभी मॉन्स्टर से कहता है कि जाकर चोबाई के ऊपर हमला करें, क्योंकि उस लड़के को हराना बहुत आसान है। मगर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सारे मॉन्स्टर पहले ही मारे जा चुके थे, क्योंकि चोबाई की बहन ने उनको पहले ही खत्म कर दिया था। यहाँ पर चोबाई ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत ही उस आदमी पर हमला करके उसे भी खत्म कर देता है। अब यहाँ पर चोबाई की बहन बहुत ही ज्यादा हैरान थी। वो पूछती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, तुम्हारी बॉडी रिकवर कैसे कर रही है, और ये तो बिल्कुल उसी आदमी के जैसा हो रहा है जिसने हमें उस गड्ढे में फेंका था। अब यहाँ पर चोबाई कुछ भी कह पाता, इससे पहले ये सीन चेंज होता है और हम वापस से गवीमारू उसके ग्रुप के पास आ जाते हैं। यहाँ पर फाइट चल रही थी, वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, लेकिन ये भी उनसे हारते जा रहे थे। और हम देखते हैं कि जो टामिया है उसने अभी मे को अपने कंधे पर बैठा लिया था, जिससे कि कोई मॉन्स्टर उसे चोट न पहुंचाए। अब फाइट कुछ देर तो ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन फिर वहाँ पर भी एक आदमी आता है और हमें पता चलता है कि उन लोगों को टोशी कहा जाता है और वो इन मॉन्स्टर के लीडर होते हैं। ये बिल्कुल वही सेम आदमी जैसा था जिसकी फाइट अभी अभी वहाँ पर चोबाई से हुई थी, मगर ये दूसरा वाला था। उसके यहाँ पर आने के बाद रिवील होता है कि मैं असल में एक टेंसेन है, लेकिन गवीमारू यहाँ पर फिर भी उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसने गवीमारू की मदद की थी। लगभग सारे मॉन्स्टर से लड़ने के बाद अब ये आदमी उनसे भी लड़ने वाला था, लेकिन फिर वो आदमी यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाइज भी आ जाती हैं, जिसके बाद टामिया बताता है असल में ये वो बटरफ्लाइज हैं जिनकी वजह से लोग फ्लावर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है और हमें पता चलता है कि अभी तक कोई भी उसमें से फ्लावर नहीं बना है, लेकिन ये दोनों टोचे रिवील करते हैं कि बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग से गुजर चुके हैं, इसलिए अभी इन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। असल में टोच ही टेंशन के नीचे आते हैं और वह ये भी बताते हैं कि वो असल में टेंशन तो है, लेकिन वो उन लोगों के साथ नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, जिस वजह से उन लोगों ने उसे मारकर वहाँ से भगा दिया और उसे वो अब अपना टीम मेंबर नहीं मानते। वो मे को खत्म भी कर सकते थे, लेकिन बस उसके पास दो चॉइस थी, या तो वो टेंशन बन सकती थी या फिर उसे टोशी की ट्रेनिंग के लिए एक टोशी बड़ी बनना होगा। मतलब उसके पास थोड़ी पावर थी और उसका ये लोग यूज करते थे। अब इस चीज पर गवीमारू को बहुत गुस्सा आ गया था। वो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पर सामने वो दोनों टोशी अपनी पावर को रिलीज करते हुए दो खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर से उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो बिल्कुल भी उन दोनों मॉन्स्टर्स को टच नहीं कर पा रहे थे, और अगर टच भी कर पा रहे थे तो उन्हें चोट नहीं लग रही थी, और ये देखकर सभी परेशान थे। तभी मैं गवीमारू को चुनती है उस टाओ पावर के लिए और वो गवीमारू को पावर दे देती है, लेकिन उसे कंफर्म नहीं था कि गवीमारू के पास किस तरह की पावर आएंगी। लेकिन किस्मत से गवीमारू के पास ट्रांसेंड की तरह ही पावर आती है, जिसे पूरी तरीके से मास्टर करना तो गवीमारू के लिए तुरंत पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। पर फिर भी गवीमारू की स्पीड और उसकी जो पावर थी वो पहले ही बढ़ चुकी थी। ये देखकर मैं भी इम्प्रेस थी कि उसने इतनी जल्दी अचानक से इन पावर का यूज करना कैसे सीख लिया। अब इसके बाद वो उन मॉन्स्टर पर भारी पड़ने लगता है और उन्हें हराने लगता है। उन्हें बस काम दिया गया था कि इन लोगों पर नजर रखना और ये बताना कि इन लोगों में से उन टेंशन को कोई खतरा तो नहीं है। अब यहाँ से निकलकर वो ये बात टेंशन को जाकर बताना चाहते थे, लेकिन इतने में ही वो लोग मिलकर उन मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। गवीमारू कह रहा था कि भले ही उसके पास पावर आ चुकी है, लेकिन अभी तक उसने इस पावर को मास्टर नहीं किया है
और जब तक वो उन्हें मास्टर नहीं कर लेता बाकी टेंशन के खिलाफ ये इतने कुछ काम नहीं आएंगी। अब इसके बाद हम वापस से सागिरी और बाकी सभी लोगों के पास आते हैं जो कि अभी टेंशन टेम्पल में आ चुके थे। यहाँ पर आने के बाद उनकी सबसे पहली मुलाकात होती है एक टेंशन से, जिसे जैसे ही पता चलता है कि इन सभी को यहाँ पर ट्री मॉन्स्टर लाया है वो तुरंत ही अटैक करके उस ट्री मॉन्स्टर को मार देता है और उसने बस उसका गला काटा था। हमें पता चलता है कि ट्री मॉन्स्टर अभी पूरी तरीके से मरा नहीं है। वैसे यहाँ दिखाते हैं यजुरिया आगे बढ़ती है लेकिन वो टेंशन उसे भी पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ह्यूमंस हमें कभी नहीं हरा सकते। वैसे टेंशन को पता था कि ये सभी लोग यहाँ पर बस एलिक्सर ऑफ लाइफ को लेने के लिए आए हैं, लेकिन फिर वो बताता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ जैसी कोई चीज नहीं है। असल में जो टाव है जिसे वो एलिक्सर ऑफ लाइफ मानते हैं वो कहते हैं कि वो इमोर्टल नहीं बना सकता। ये बात तुम पर डिपेंड करती है कि तुम्हें किस तरह की पावर मिलती है, क्योंकि जो ट्री मॉन्स्टर है असल में वो भी टाव की वजह से ट्री मॉन्स्टर बना है। इसीलिए कोई चांसेस नहीं है कि कौन ट्री मास्टर बनेगा और कौन टेंशन। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पर कुछ ह्यूमंस की तरह क्रीचर क्रिएट करता है जो कि बहुत पावरफुल थे। उन्होंने यहाँ पर यजुरिया को पकड़ लिया था और वो टेंशन अभी आराम से बैठकर ये सब बातें बता रहा था, लेकिन अब तभी अचानक से यजुरिया वहाँ से रिलीज हो जाती है। उसने बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था उस टेंशन के ऊपर, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वो टेंशन वापस से रिकवर कर लेता है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर यजुरिया और बाकी सब लोग भागने की कोशिश करते सागरी वहाँ पर रुक गई थी। उसके मन में कुछ चल रहा था कि अगर ये जो टाव है इसकी वजह से कोई टेंशन की जगह ट्री मॉन्स्टर या फिर किसी दूसरे मॉन्स्टर में बदल सकता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है गबीमारू ने भी गलती से पी लिया हो और वो भी कोई ट्री मॉन्स्टर या फिर कोई दूसरा मॉन्स्टर बन गया हो। लेकिन अब यजुरिया उसके पास आती है और कहती है अभी तुम्हें ये बात कंफर्म नहीं पता, और वैसे भी सबसे पहली चीज ये है कि हमारी जान बचे, क्योंकि अगर हम हमारी जान नहीं बचा पाए तो हमें ये कभी नहीं पता चल पाएगा कि वो ट्री मॉन्स्टर बना है या टेंशन। अब टेंशन ने तो रिकवर कर लिया था, इसी वजह से वो आगे बढ़कर हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो यजुरिया के मूव को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था। वो देखता है कि यजुरिया के अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और यहाँ तक कि उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से वो उसे ऑफर देता है उन्हें ज्वाइन करने का। यहाँ पर सागरी और वो जो एग्जीक्यूटर है जो कि यजुरिया के साथ आया था वो दोनों लड़ाई के लिए आगे आते हैं। यहाँ पर अभी पहले वो एग्जीक्यूटर हमला कर रहा था, वैसे उसका नाम सेटा है। वो अटैक कर रहा था पर उसके अटैक टेंशन को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा रहे थे, मगर उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी क्योंकि वो एक प्रोफेशनल था। उसके अटैक भले ही उतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, लेकिन अगर उसकी तलवार टेंशन को टच हो रही थी तो उसकी बॉडी बीच में से कटती जा रही थी, पर हमेशा की तरह वो रिकवर कर रहा था। यहाँ पर यजुरिया एक बार फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और वह किसी तरीके से टेंशन को पकड़ लेती है, लेकिन टेंशन कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन मुझे हरा नहीं पाओगी। अब वो और भी ज्यादा तेजी के साथ अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि सागिरी भी यहाँ पर कुछ अटैक कर रही थी, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी और उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। फिर वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक उस टेंशन के ऊपर करती है जिससे उस टेंशन को बहुत ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन वो उससे भी रिकवर करते हुए कहता है कि तुम कितनी भी अटैक कर लो लेकिन मैं नहीं थकूंगा और न ही मेरी स्ट्रेंथ कम होगी। अब यहाँ पर एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सागरी वो जो अटैक कर रही थी उसके अटैक टेंशन की एक आंख को कट कर देते हैं, जो कि बहुत ही स्लो तरीके से हील कर रही थी पर इसका कारण उन्हें नहीं पता चल रहा था। पर उन्हें ये पता था कि टेंशन के पास जिस भी तरह की एनर्जी है वो अब कम पड़ने लगी है और उसका असर भी कम हो रहा है, लेकिन वो जो एनर्जी थी वो एक तरीके से पॉइजन एनर्जी थी। उसके पास जाना इन लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं था। फिर भी अटैक करने के लिए ये रुकते नहीं है, लेकिन अचानक से टेंशन बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़कर सागरी को पकड़ लेता है। पर तभी यजुरिया सेटा दोनों मदद करते हुए उसे बचा लेते हैं, पर टेंशन बहुत देर तक लड़ाई कर रहा था। इसके बाद वो रुकता है और पहले तो अपनी फॉर्म चेंज करता है और अब वो एक गर्ल के फॉर्म में आ चुका था। अब इसके बाद वो हवा में जाते ही बॉम्ब्स को नीचे गिराता है जो कि उन्हें बहुत डैमेज करते हैं और सागरी को अब लगने लगा था कि वो अब जीत नहीं पाएंगे। लेकिन तभी यजुरिया कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन भले ही बहुत पावरफुल हो उसकी बॉडी फिर से रिकवर